गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम होम साइंस का सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे। आज हम सैम्पल पेपर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। देखिए, अभी बच्चे कंफ्यूज हैं कि उन्हें ये नहीं पता है कि कितने कितने मार्क्स के कि कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चों के अंदर बहुत सारा कन्फ्यूज़न है और ये जो सैम्पल पेपर कराए जाएंगे सभी बच्चे इनको अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करेंगे, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनमें से आपके पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं और सबसे बड़ी बात है, आपको पेपर पैटर्न क्लियर हो जाएगा कि कितने कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसा आपको पता ही है कि आपका 70 नंबर की थ्योरी होती है और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो इसमें देखिए सभी प्रश्न आपको करने अनिवार्य हैं। ठीक है, इस पूरे पेपर में कितने प्रश्न हैं? 36 प्रश्न हैं, 36 प्रश्न होंगे इसमें। और इसमें पेपर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट ABC, कै खे गै। ठीक है, अब बात करते हैं पार्ट कै की, जिसमें 1 से 14 तक आपके कौन से क्वेश्चन होने वाले हैं? वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम पार्ट खे की। उसमें आपके 15 से 21 वाले क्वेश्चन, 15 से लेकर 21 वाले क्वेश्चन, ये भी एक एक नंबर के हैं, लेकिन ये आपके क्वेश्चन कौन से हैं? ये केस स्टडी पर आधारित क्वेश्चन होंगे। तो 21 क्वेश्चन आपके पूरे 36 में से 21 क्वेश्चन आपके एक एक नंबर के हो गए। अब बात करते हैं हम पार्ट गै की, जिसमें प्रश्न संख्या 22 से लेकर 27 तक प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा? 2 नंबर का होगा। और 28 और 29 ये 2 क्वेश्चन आपके 3-3 नंबर के होंगे। पूरे पेपर में 3 नंबर के 2 ही क्वेश्चन होंगे और 30 से लेकर 33 तक के 4 क्वेश्चन आपके 4-4 नंबर के आएंगे। 4 नंबर के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 4 ही क्वेश्चन 4 नंबर के आ रहे हैं। उसके बाद करते हैं हम 34 से लेकर 36 तक के क्वेश्चन की बात। ये आपके प्रश्न कितने मार्क्स के होने वाले हैं? ये क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर के होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ये 3 क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर के होंगे। कौन कौन से? 34, 35 और 36 क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, वहाँ पर हम अब क्वेश्चन पढ़ने शुरू करते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से पोषण की कमी व अधिक खाने से कौन सी स्थिति पैदा होती है? यहाँ पर आपको ये बताना है कि यदि न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। यहाँ पर हम विद सॉल्यूशन सभी के आपको आंसर बताए जाएंगे जल्दी जल्दी, इसलिए अपनी कॉपी में आप ज़रूर नोट करेंगे। पोषण की कमी और उसको खाने से कौन सी स्थिति हो जाती है? तो उसको खाने से कौन सी स्थिति हो जाती है, जल्दी बताइए। उसको खाने से हो जाती है माल न्यूट्रिशन, अपर्याप्त पोषण। इसमें आंसर होगा ख। फिर आता है इसमें अथवा करके एक और क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से आँख के बच्चों के आँख में विकार होने से का सामान्य कारण क्या है? IDD, VAD, PEM या IDA? यस, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है B, VAD। VAD क्या होता है? विटामिन ए डेफिशिएंसी। विटामिन ए की कमी से आंखों से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हुआ? बी हुआ, ख हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें इन्होंने पूछा है कि जीवाणु को वृद्धि व गुणा करने के लिए इनमें से कौन सी स्थिति उपेक्षित होती है? इसमें 4 क्वेश्चन हैं। देखिए, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सूरज की रोशनी, नमी, उचित तापमान, ख और गै दोनों। तो इसका आंसर होगा घ, ख और गै दोनों। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। का तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें कोई खाद्य पदार्थ मानव उपभोग के लिए सुरक्षित ना हो। उसमें क्या आएगा? थर्ड क्वेश्चन का आंसर होगा बी, खाद्य का संदूषण या फूड स्पॉयलेज। फिर आते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। के द्वारा खाद्य सुरक्षा व गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा सकती है। किसके द्वारा खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित नहीं की जा सकती है? इसका आंसर होगा घ, PFA। फिर आता है इसका अथवा करके क्वेश्चन। भौतिक खतरा नहीं है। किससे भौतिक खतरा नहीं है? बाल, मक्खी, पत्थर या बटन? बताइए। देखिए, इसका आंसर होगा ख, मक्खी या फिर फ्लाई। ठीक है, हाउस फ्लाई। फिर है कानून का उल्लंघन करने पर
संरक्षक देखभाल में रखे गए दोषी पाए किशोरों को किस प्रकार के घरों में रखा जाता है? किस प्रकार के घरों में उनको रखा जाता है? प्रेषक गृह में, विशेष गृह में, किशोर बाल गृह में या ओएसओ में? इसमें आपको बताया था कि इन बच्चों को विशेष गृह में या स्पेशल होम में रखा जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें आपको मैचेस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, करिए जल्दी जल्दी मैचेस। इसमें आपको मैच मिलाने हैं। देखिए सबसे पहले आता है होटल। होटल क्या है? होटल क्या है? आवास भोजन प्रदान करना। फिर आता है बी, सुसज्जित शिविर कैंप। इसका आंसर क्या होगा? लंबी पैदल यात्रा के लिए आतिथ्य प्रदान करना। फिर आता है आवास या लॉज, क्या होता है? किराए पर स्थान प्रदान करना। फिर सैरगाह हो गया। सैरगाह क्या होता है? खूबसूरती व सुख सुविधा प्रदान करना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जैम, जेली, सॉस आदि बनाने के लिए चीनी मिलाने की विधि यह कहलाती है, क्या कहलाती है? चीनी मिलाने की विधि जैम जेली में। कैनिंग, सूखना, पाश्चुराइकरण या फिर रेफ्रिजरेशन? इसका आंसर होगा कैनिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्तर, व्यक्ति, परिवार, समुदाय के संपर्क में आने वाली पहली स्वास्थ्य प्रणाली है, क्या है? पहली स्वास्थ्य प्रणाली मीन्स प्राइमरी, यहाँ पर आएगा प्राथमिक स्तर, तो आंसर हो गया ख। अब रिक्त स्थान की तरफ बढ़ते हैं। माँ पोषण मूल्यांकन के लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा मानव मितीय माप पोषण मूल्यांकन के लिए मापे जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक नया और नव प्रवर्तक उद्यम, उत्पाद या सेवा स्थापित करने का क्या कार्य है? क्या है? ये आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था, उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप, यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब आता है 11वां क्वेश्चन, कला को पहचानिए तथा बताइए कि ये किस राज्य से प्रचलित है। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, आपको पहचानना है कि ये किस तरह का है। तो ये कर्नाटक की चन्नपटन की मूर्तियां हैं। कौन सी मूर्तियां हैं? कर्नाटक की चन्नपटन की मूर्तियां हैं। अब आता है कला को पहचानिए, ये वाली भी कला पहचाननी है आपको। तो ये है महाराष्ट्र की वारली चित्रकला। कौन सी चित्रकला है? ये है महाराष्ट्र की वारली चित्रकला। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आते हैं। पानी की बोतल पर पाई जाने वाला मानकीकरण चिन्ह बताना है आपको। तो पानी की बोतल पर ISI का मार्क लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आइए, 13 की तरफ। बच्चों के लिए SOS गांव, बाल गांव में रहने के 2 लाभ बताने हैं आपको। तो SOS बाल गांव में 10 से 15 बच्चों की देखरेख के लिए एक माँ होती है, ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखिए, वह एक स्थिर पारिवारिक वातावरण में बड़े होते हैं और एक स्वतंत्र वयस्क बनते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। तुम्हारी बहन अपने 3 वर्षीय बेटे को मॉन्टेसरी स्कूल में भेजना चाहती है। इस स्कूल का चुनाव करने के 2 कारण लिखिए। तो इसका चुनाव करने के कारण क्या है? देखिए, सबसे पहला कारण है खेल खेल में सिखाना और दूसरा कारण है बाल केंद्रित अधिगम। इसमें एक क्वेश्चन ये दिया है, रीना अपनी 2 वर्षीय बेटी को क्रैच में भेजना चाहती है। एक अच्छे क्रैच का चुनाव करने के लिए उसे कौन सी सुविधाओं को देखना चाहिए? कौन कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए? वो सुरक्षित होना चाहिए, स्वच्छ वातावरण होना चाहिए, बच्चों की मदद के लिए वहाँ पर देखभाल करता और आया होनी चाहिए, वो ट्रेंड होने चाहिए, और बच्चों को खाना खिलाने की सुविधा होनी चाहिए, और बच्चों को प्राइमरी चिकित्सा की सुविधा होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप कोई से भी 2 लिख सकते हैं। अब आता है हमारा, यहाँ पर देखिए 14 क्वेश्चन ये हमारे 1-1 नंबर के हो गए। अब 15वां क्वेश्चन में आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है और ये आपको 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये आपके 4 नहीं 15 से लेकर 21 तक के क्वेश्चन, यानी कि आपके 6 क्वेश्चन हो गए, ये इस पैराग्राफ से रिलेटेड हैं। आई थिंक आप पैराग्राफ पढ़कर खुद आंसर दे सकते हैं। और फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। देखिए, गति व दिशा को निर्धारित करती है, क्या निर्धारित करती है? रेखा। ऊर्ध्वाकार रेखाओं की रेखाएं क्या दर्शाती हैं? जो ऊर्ध्वाकार रेखाएं होती हैं वे ऊपर की तरफ गति दर्शाती हैं। इनमें से कौन सी रेखाएं नाटकीय प्रभाव देती हैं? तिरछी रेखाएं हमेशा नाटकीय प्रभाव देती हैं। इनमें से कौन सा कथन गलत है? इनमें से आपको एक कथन गलत बताना है, वो है इसमें घ पॉइंट परवलय वक्र रेखा नहीं है। देखिए
फिर उसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, पालक इसका उदाहरण है। पालक को आपको बताना है कि वो कौन सा खाद्य पदार्थ है, तो वो जल्दी खराब होने वाला खाद्य पदार्थ है। फिर आता है, जीवाणु ताप पर वृद्धि करते हैं जिसे खतरे का क्षेत्र कहते हैं। कितने टेम्परेचर पर? यहाँ पर आएगा 5 से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस। फिर इसमें अथवा करके क्वेश्चन दिया है, अत्यधिक जोखिम वाले खाद्य जो प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। प्रोटीन के अच्छे स्रोत आपको बताने हैं, वो कौन कौन से हैं। इसमें सबसे अच्छा प्रोटीन मछली और मांस इसमें पाया जाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से कौन सा तरीका खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए होना चाहिए? कौन सा तरीका होना चाहिए जिससे खाद्य पदार्थ खराब ना हो? तो वो सबसे अच्छा तरीका है कि उनमें से खाद्य पदार्थों में से नमी को हटा दिया जाए। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल, गेहूं, दाल प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं। चावल, गेहूं ये किस तरह के खाद्य पदार्थ हैं? ये हैं अविकार्य, खराब ना होने वाले खाद्य पदार्थ। फिर आता है इसमें देखो, यहाँ पर हमारे 21 क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गए हैं एक एक नंबर के। अब हम यहाँ पर अगला खंड स्टार्ट कर रहे हैं, खंड ग, जिसमें अब 2-2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ये याद रखना बच्चों, 14 तक क्वेश्चन आपके कैसे आएंगे? 14 तक आपके एक एक नंबर के ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे। 15 से 21 तक आपको पैराग्राफ पढ़ना है, वो आपके रीडिंग स्किल्स के ऊपर क्वेश्चन होंगे, पढ़कर उसको आंसर देने हैं। अब 22वां क्वेश्चन है, ये आप खुद कर सकते हैं, अपनी बुक से ढूंढ सकते हैं सभी बच्चे क्वेश्चन। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ के बता देती हूँ, करने आपको खुद हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सभी बच्चे जरूर करेंगे। पोषण औषध क्या है, इसके 2 उदाहरण बताने हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको पादप रसायन क्या है, इसके 2 उदाहरण बताने हैं। फिर 23वां क्वेश्चन है, हमारे देश में चलने वाली कोई 4 पोषण संबंधी कार्यक्रमों की सूची बनानी है। कौन कौन से पोषण संबंधी कार्यक्रम चलते हैं? जैसे आपको बताया था, एकीकृत बाल विकास सेवाएं आ जाएंगी इसमें, ICDS, पोषणहीनता निवारण कार्यक्रम आ जाएगा, आहार पूरक कार्यक्रम आ जाएगा, भोजन सुरक्षा कार्यक्रम आ जाएगा। ये सारे कार्यक्रम इसके अंतर्गत आ जाएंगे। अब हम 24वां क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर आपको 4 प्रकार के बाजार विभाजन के बारे में बताना है। कौन कौन से बाजार विभाजन है? देखिए ये आपका क्वेश्चन आपके चैप्टर में बहुत अच्छे से समझाया था कि इसमें भौगोलिक विभाजीकरण हो सकता है, मनोवृत्तिपरक विभाजीकरण हो सकता है, व्यवहारगत विभाजीकरण हो सकता है। ये सारे विभाजन इसमें हो सकते हैं। फिर आता है, उत्तम व्यापार के लिए कोई 4 वांछित बिंदु लिखिए। उत्तम व्यापार के लिए सबसे अच्छा है सही व्यापार, सही स्थान पर, सही समय पर और सही मात्रा में। जन पोषण स्वास्थ्य से क्या तात्पर्य है? यहाँ पर आपको बताना है, भारत कुपोषण का दोहरा भार उठा रहा है, इसका क्या अर्थ है? देखिए, जन स्वास्थ्य पोषण अध्ययन का वह क्षेत्र है जिसमें पोषण संबंधी बीमारियों और समस्याओं के निवारण के लिए अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाता है। और भारत कुपोषण का दोहरा भार उठा रहा है, अर्थात क्या है, इसका मीनिंग क्या है? यहाँ पर अल्प पोषण और अति पोषण दोनों ही पाए जाते हैं। जिन बच्चों को न्यूट्रिशन नहीं मिलता उनमें अल्प पोषण पाया जाता है, और जिन्हें ज़्यादा मिल जाता है, जितनी उन्हें आवश्यकता होती है, उसे अति पोषण कहते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। फैशन डिज़ाइनर और फैशन व्यापारी में कौन से ज्ञान और कौशल अवश्य होने चाहिए? देखिए, फैशन डिज़ाइनर और फैशन व्यापार दोनों में बताने हैं कि कौन से ज्ञान और कौशल होने चाहिए। एक तो उनको पूर्वानुमान योग्यता होनी चाहिए, विश्लेषणात्मक योग्यता होनी चाहिए उनके अंदर, और उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। रोगी को भोजन देने के कौन से 2 तरीके हैं? देखिए, यहाँ पर आपको रोगी को भोजन देने के 2 तरीके बताने हैं। देखिए, एक तो उन्हें नली द्वारा भोजन दे सकते हैं यदि कोई रोगी है, और एक उन्हें अंतःशिरा द्वारा भोजन दिया जा सकता है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। 28 क्वेश्चन में पूछा है, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा में विद्यालय पूर्व केंद्र का क्या महत्व है? यहाँ पर आपको क्या बताना है? प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा का महत्व बताना है। देखिए, कैसी होनी चाहिए शिक्षा? बाल केंद्रित अधिगम, खेलों के द्वारा सीखना, दूसरों की संगति में से, क्योंकि बच्चा जल्दी सीखता है। ठीक है, उसका महत्व बताना है आपको। बच्चा स्वतंत्र रूप से भोजन करना सीखता है, अन्य बच्चों के साथ खुश रहता है,
और उन बच्चों के लिए लाभदायक है जिन्हें अतिरिक्त समर्थन की ज़रूरत होती है। फिर आता है औपचारिक विद्यालय के लिए ये बच्चा तैयार रहता है, फॉर्मल एजुकेशन के लिए। आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कौन से वर्ष में शुरू की गई? तो ये योजना 22 जनवरी 2015 में शुरू की गई थी। और इसके यहाँ पर आपको मुख्य उद्देश्य बताना है। क्या है इसका उद्देश्य? है कि लिंग आधारित जो भेदभाव है उसको हटाया जाए और बालिकाओं के अस्तित्व और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। ये इसमें से आप कोई भी दो लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है सुकार्येकी से आप क्या समझते हैं? पढ़ा था आपने ये सुकार्येकी। हमारे दैनिक जीवन में दो आवश्यकताएं क्या हैं? देखिए जो सुकार्येकी है यानी कि एर्गोनॉमिक्स जो है ये मनुष्य और उसके द्वारा उपभोग किए जाने वाले जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं और जो मशीनें होती हैं उनके बीच में कार्य परिवेश के बीच का संबंध कहलाता है। इसकी आवश्यकता क्यों है? जिससे प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहे और उनकी सुरक्षा हो और इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। वहाँ पर कार्यस्थल की उत्पादकता को बढ़ाया जाता है और उत्पादकता उपकरणों को प्रभावी बनाता है। और यदि मान लीजिए वहाँ पर एटमॉस्फेयर ही अच्छा नहीं है तो उस व्यक्ति का वहाँ पर काम करने में मन नहीं लगेगा और जब काम नहीं करेगा तो उत्पादकता पर फर्क पड़ेगा। आरामदायक काम का माहौल प्रदान करने के लिए कार्य संतुष्टि जरूरी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। 30 है हमारा, बच्चों के संवेदनशील होने के क्या कारण हैं? बच्चे संवेदनशील क्यों हो जाते हैं? हमारे देश में बच्चों के लिए चल रही कोई दो योजनाओं के बारे में बताइए। देखिए संवेदनशील होने का आपको कारण बताना है। जो बाल्यावस्था होती है वो डेवलपमेंट की एज होती है जिसमें बहुत तेज़ी से विकास होता है बच्चों का। और यदि वहाँ पर बच्चों को भोजन, कपड़ा, मकान, देखभाल, केयर जो होती है या उनको प्रेम प्रॉपर नहीं मिलता तो क्या कैसे हो जाते हैं? वो बच्चे संवेदनशील हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका बच्चों के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और यहाँ पर आपको क्या बताना है? यहाँ पर दो योजनाएं बतानी है। तो एक तो आप SOS गांव की बता सकते हैं और एक आप बाल गृह की बता सकते हैं। ठीक है, जैसे 3 प्रकार के बाल गृह आपको पढ़ाए थे, प्रेक्षण गृह, विशेष गृह और किशोर बाल गृह। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। अजय एक होटल में, ये 4 नंबर वाले क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे। अजय एक होटल में प्रमुख कार्यालय प्रबंधक के रूप में चुना गया है। प्रमुख कार्यालय में विविध कार्मिकों के जो भी क्रमिक हैं वहाँ के क्रमिकों के पदनाम और कर्तव्यों के बारे में उसे समझाइए। जो अजय है वो एक होटल में कार्यालय प्रबंधक यानी कि मैनेजर के रूप में चुना गया है। तो यहाँ पर उसे वहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं उनके नाम बताने हैं और उनकी ड्यूटीज़ बतानी है। तो आप सबके नाम बता देंगे। देखिए एक तो वहाँ पर प्रमुख कार्यालय प्रबंधक होता है, एक प्रमुख कार्यालय पर्यवेक्षक होता है, एक प्रमुख कार्यालय कोषाध्यक्ष होता है जो क्या करता है, जो जितना भी पैसे से रिलेटेड लेन देन है वो करता है। दूरभाष प्रचालक होता है, सहायक प्रबंधक होता है और एक होता है लोबी प्रबंधक, एक होता है जो वहाँ पर उस पर बैठता है रिसेप्शनिस्ट, स्वागती जिसको बोलते हैं, जो लोगों का सत्कार करता है। एक बेल कप्तान होता है, एक बेल बॉय होता है और एक दरबान या फिर पियन होता है। ठीक है, और अब लेते हैं हम इसका अगला क्वेश्चन। रमेश एक सैरगाह में प्रमुख कार्यालय प्रबंधक है। यहाँ पर वो खुद एक कार्यालय प्रबंधक है, उसे अपने कार्मिकों में कौन कौन सी सेवाएं उसे लेनी चाहिए। ये ध्यान रखोगे कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है उसी हिसाब से आप आंसर देंगे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का है। तो रमेश एक सैरगाह में प्रमुख कार्यालय प्रबंधक है, वो अपने कार्मिकों के लिए कौन कौन सी सुविधाएं उसे लेनी चाहिए? अतिथियों का स्वागत करना, उनका अभिवादन करना, कमरे के आरक्षण की उपलब्धता की स्थिति को व्यवस्थित करना, अतिथियों के कमरे का पंजीकरण करना, चेक इन और चेकआउट के जो भी रिकॉर्ड है वो मेंटेन करना, बेल बॉय की सेवा प्रदान करना, अतिथियों को कमरे की चाबियां सौंपना, अतिथियों को सूचना देना, आसपास के संगठन की जानकारी देना, बिल बनाना, ये सारे उसके काम होंगे, सेवाएं उसको लेनी चाहिए। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। ये भी 4 मार्क्स का है। उपभोक्ताओं की किन्हीं 4 समस्याओं की विवेचना कीजिए। यहाँ पर आपको कंज्यूमर प्रॉब्लम्स बनानी है।
बतानी है, जिसके लिए आपने प्रैक्टिकल किया था एक, जिसमें आपने लीफलेट और पैम्पलेट भी बनाया था। तो यहाँ पर गलत तोल और माप, ये एक सबसे बड़ी कंज्यूमर प्रॉब्लम है। मिलावट की प्रॉब्लम, अस्थिर कीमतें, भ्रामक विज्ञापन, इस तरह आप चारों जितनी प्रॉब्लम्स हैं चारों को डिटेल में समझा देंगे। जैसे आपने हेडिंग डाल दिया भ्रामक विज्ञापन, तो उससे रिलेटेड 4-5 लाइन आप लिख देंगे। ये जरूर ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछा जा रहा है। यदि आपको पूरे मार्क्स लेने हैं तो आपको एक्सप्लेन भी अच्छे से करना पड़ेगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 33। मीता अपना एक बुटीक खोलना चाहती है। उसे कपड़े डिज़ाइन करने के लिए डिज़ाइन के 4 सिद्धांत समझाइए। यहाँ पर आपको क्या बताने हैं? प्रिंसिपल्स बताने हैं। किसके? डिज़ाइन के। जैसे हमने 5 प्रिंसिपल पढ़े थे, प्रोपोर्शन, बैलेंस, एम्फेसिस और हार्मनी, रिदम, ये सारे आपको बताने हैं। जैसे आपने अनुपात बताया, फिर संतुलन बताया, फिर दबाव बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये सारे के सारे बता देंगे प्रिंसिपल्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। 34 में ये हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये ध्यान रखोगे कि ये हमारा कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 34 5 नंबर का है। 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन आएंगे, 34, 35 एंड 36। खाद्य मानक गुणवत्ता और शोध और व्यापार के क्षेत्र में कोडेक्स और ISO के क्या कार्य हैं? इन दोनों के बीच में अंतर बताइए। यहाँ पर आप कोडेक्स के कार्य लिख दोगे, ठीक है, और फिर ISO के कार्य आप लिख दोगे। दोनों में पहले तो दोनों के कार्य लिख दोगे, फिर उसके बाद आपको अंतर बताना है। तो एक पेज में आप टेबल बना लोगे, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे। एक तरफ कोडेक्स के बारे में लिखोगे और एक तरफ ISO के बारे में लिखोगे। जैसे कोडेक्स क्या है? ये राष्ट्रीय नियमनों के विकास के लिए उपयोग में लाया जाता है। ISO क्या है? ये स्वैच्छिक है। कोडेक्स क्या है? ये इसमें परिवर्तन बहुत धीमे होते हैं। ISO क्या है? प्रत्येक 5 वर्ष बाद ये मानकों का पुनरावलोकन करता है। इस तरह से आप इसमें फिर डिफरेंस लिख देंगे, ठीक है। आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। इसमें आपको कैंपेन या अभियान बताना है क्या होता है, और विकास संचार के कोई 2 अन्य माध्यम बताइए। फिर आपको बताना है कोविड उचित व्यवहार पर एक स्लोगन तैयार कीजिए। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है? 35। इसमें आपको सबसे पहले अभियान बताना है। अभियान क्या होता है? कैंपेन क्या होता है? बैठक लेखों में किसी भी आप लिखित सामग्री का वितरण और प्रदर्शनी के द्वारा क्या करते हैं? आप किसी विशेष उद्देश्य के लिए कोई भी कैंपेन चला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें पूछा है विकास संचार के कोई अन्य 2 माध्यम बताने हैं। जैसे आपने बता दिया टीवी और रेडियो बता दिया, प्रिंट मीडिया बता दीजिए, कुछ भी बता दीजिए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है? कोविड उचित व्यवहार पर एक स्लोगन लिखना। ये ध्यान रखना, जब आप स्लोगन लिखेंगे तो थोड़ा बड़ा बड़ा और थोड़ा डेकोरेटिव करके लिखेंगे। जैसे आपने लिखा, स्लोगन लिखा कोविड से लीक के लिए बड़े बुजुर्गों का रखें ख्याल, तोड़े हम कोरोना जाल, तीसरे चरण में रहें सतर्क, रोके वायरस की यह चाल। कुछ भी लिख सकते हैं आप, थोड़ा बड़ा बड़ा करके डेकोरेटिव करके स्लोगन की तरह आप लिख देंगे। ये हो गया आपका 35 का एक पार्ट और दिया है, चाहे आप ये करिए चाहे ये करिए। इसमें पूछा है रेड रिबन एक्सप्रेस अभियान क्या है, इसको विस्तार से समझाइए और इसके 5 उद्देश्य बताइए। यहाँ पर आपको रेड रिबन एक्सप्रेस, ठीक है, जब उसके बारे में बताना है कि ये HIV एड्स के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एक देशव्यापी अभियान चलाया गया था, ठीक है। जो मैंने बहुत अच्छे से आपको इसको वीडियो के माध्यम से समझाया था कि रेड रिबन एक्सप्रेस की यात्रा कन्याकुमारी से आरंभ हुई थी, और इसमें इसने कौन सी शैली को अपनाया था? इसने परिक्रमा शैली को अपनाया था। विशेष रूप से डिज़ाइन की गई ये रेलगाड़ी जो थी, ये 1 वर्ष में 9000 किलोमीटर से अधिक चली थी। इसके बारे में आप सारा लिख देंगे, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से लिखेंगे। फिर इसके बाद आप इसके अभियान के उद्देश्य लिखेंगे। इसका उद्देश्य क्या था? एड्स के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, रोगी के साथ होने वाले भेदभाव को कम करना, प्राथमिक निवारण सेवाओं की जानकारी देना, बीमारी से रोकथाम के बारे में बताना, रोगी की रोकथाम के बारे में बताना, ठीक है। ये सब आप लिख देंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे? रेड रिबन एक्सप्रेस के बाद अब आपको ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। फिर हम
36 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये ध्यान रखेंगे क्वेश्चन में जितने जितने पॉइंट पूछे जा रहे हैं वो सब बताने हैं। पहले आप रेड रिबन एक्सप्रेस अभियान बताएंगे, फिर उसको समझाएंगे, फिर उसके 5 उद्देश्य जरूर बताएंगे। मान लीजिए आपने अभियान तो समझा दिया लेकिन 5 उद्देश्य नहीं लिखा, तो बेटा आपको 1 ही या 2 ही नंबर मिलेंगे इस पे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। यहाँ पर आपको वस्त्रों की देखरेख और रखरखाव के लिए प्रयोग में आने वाले विभिन्न उपकरण कौन कौन से हैं वो बताने हैं, फिर उनमें से किन्हीं 5 को आपको डिटेल में बताना है। ठीक है, सारे उपकरण बता देंगे, जैसे पूर्णतः स्वचालित मशीन हो गई, अर्ध स्वचालित हो गई, चालित हो गई, जो हाथ से चलती है हस्तचालित। ठीक है, फिर इसमें सुखाने के उपकरण, इस्त्री करने के उपकरण, ये सब आप लिख देंगे। तो बच्चों ये हमारा सैम्पल पेपर नंबर 1 है। सभी बच्चों को इस पेपर को पढ़ने के बाद ये समझ में आ गया होगा कि उनका एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पेपर आएगा, कितने कितने मार्क्स के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके अलावा भी यदि आपको इस क्वेश्चन पेपर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, यदि किसी बच्चे को इंग्लिश में भी पेपर चाहिए, तो वो मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं उसकी PDF आपको नीचे सेंड कर दूंगी। ठीक है, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका इंग्लिश मीडियम वर्जन भी सेंड कर दूंगी। सभी बच्चे वीडियो को जरूर देखेंगे और क्वेश्चन से, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझसे कमेंट करके जरूर पूछेंगे। थैंक यू बच्चों।